अपन वैल्यू एडेड मेथड को किया था, याद है आप लोग को वैल्यू एडेड मेथड? ठीक है, आप लोग को याद है वैल्यू एडेड मेथड, वैम मेथड? ठीक है, सबसे पहला 3 तरीका है जिसके थ्रू अपन नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्रोच अलग अलग हो सकता है बट मेथड 3 दिया हुआ आपका। सबसे पहला मेथड था आपका वैम मेथड। ठीक है, वैम मेथड में कैसे निकालना था अपन? वैल्यू एडिशन निकालना था अपने को। वैल्यू एडिशन कैसे निकालता था अपन? Value of output Value of output minus intermediate consumption. वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में था 3 चीज, क्या क्या था आपका? closing stock, Closing stock. चेंज इन स्टॉक। चेंज इन goods स्टॉक for क्या आता है? self-consumption, और गुड्स यूज्ड फॉर। goods for use for self-consumption, ठीक है, सबका क्लियर एकदम? सेल्स में 2 चीज था आपका, क्या क्या था? क्या क्या था? domestic sales, Domestic exports. डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स। ठीक है, चेंज इन स्टॉक कैसे निकाला था अपन? Closing stock minus opening stock. सर्विसेज आता है क्या? सर्विसेज नहीं. इंटरमीडिएट कंजम्पशन में 2 चीज था क्या? क्या क्या था? domestic consumption, Domestic consumption or imports. वेरी गुड, डोमेस्टिक कंजम्पशन और इंपोर्ट। imports, ये तो यही खत्म हो गया। डोमेस्टिक कंजम्पशन में 2 चीज था, purchases of expenses attributable to the production. परचेजेस और एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। इन सबको जोड़ने से मेरे को क्या मिल जाएगा? GVA एट MP, और एक और नाम है इसका GDP at MP. यहाँ से अपन नेशनल इनकम वगैरह निकाल सकता है। आता है आप लोग को? हाँ भैया, ठीक है, ये एक तरीका था आपको, ठीक है, निकालने का। ठीक है, वैलिडेट मेथड में इसमें डबल काउंटिंग वाला प्रॉब्लम आपको दिया हुआ था, वो सब पॉइंट कुछ कुछ था, और प्रिकॉशंस वाला पॉइंट था कि क्या क्या अपने को प्रिकॉशंस रखना है जब अपन वैम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है। तो ये था आपका वैल्यू एडेड मेथड में। उसके बाद नंबर 2 था आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड से चीजें और सिंपल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इनकम मेथड में क्या है सर? सर 5 ऐसा एलिमेंट है, 5 ऐसा इनकम सोर्सेज है, उन सबको जोड़ दो आप, आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें ट्रिकी चीज क्या है कि आपको जो पांचों चीज है, जो पांचों सोर्सेज है इनकम का, उसको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इससे प्रैक्टिकल जितना चांसेस है पूछने का। देखो एक चीज हमको बता देता आपको, वैल्यू एडेड मेथड से अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है प्रैक्टिकल का, मतलब इंडिपेंडेंटली वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। जब क्वेश्चन पूछता है इनकम मेथड वगैरह का, तो इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों साथ में पूछता है। मतलब चांसेस कम है कि सिर्फ इनकम मेथड पूछा या सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड पूछा, पूछते तो दोनों साथ में पूछता है। इसलिए जितना अपन वैल्यू एडेड मेथड में सम्स किए ना, उतना अपन इनमें नहीं करेंगे। ठीक है, अपन क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को करेंगे और फिर दोनों का मिला के सम्स जो है ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकम मेथड जो है वो प्रैक्टिकली जितना इंपॉर्टेंट है उतना तो है ही, ठीक है, बट उससे ज्यादा जो उसका थियोरेटिकल और एनालिटिकल क्वेश्चंस जो पूछते हैं, मैंने हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था प्रॉपर्ली, याद होगा आप लोग को, तो वो सब इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो मुझे बताओ, इनकम मेथड में था सर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इनकम जो है 2 टाइप का था, एक था आपका ट्रांसफर इनकम और दूसरा था आपका फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम दोनों में से कौन सा इनकम को हम लोग कंसिडर करता है व्हाइल वी कैलकुलेट? Factor income. फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम को अपन लेता है, ठीक है। और 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन था, क्या क्या था आपका? लैंड, क्या था आपका? लेबर, फिर क्या था आपका? कैपिटल और entrepreneur, और कुछ समझ नहीं है तो क्या करेगा आप लोग, किस फोल्डर में डालेगा? Mixed income. मिक्स्ड इनकम, ठीक है, कूल। अब लैंड के लिए हम लोग ने पहला 2 खत्म कर दिया लास्ट क्लास में। लैंड में आपको क्या मिल सकता है? रेंट मिल सकता है और रॉयल्टी मिल सकता है। क्या एक्चुअल रेंट आता है? आता है, एक्चुअल रेंट तो आता है, ठीक है। साथ में इंप्यूटेड रेंट भी आता है क्या? लेबर का केस में लेबर को क्या मिलता है सर? लेबर को सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज नहीं मिलता है, इसको मिलता है COE, यानी कि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब इस COE में 3 चीज आता था, क्या क्या चीज आता था COE में? नंबर 1 वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। इसमें चाहे नॉर्मल सैलरी हो, चाहे बोनस हो, चाहे कमीशन हो,
अलाउंस हो, सब जो है इस सैलरी का ही पार्ट बन जाता है, अलग से कैलकुलेट करने की दरकार नहीं है, आप इसी के अंदर जोड़ दो, कुछ भी लिखा हुआ रहेगा सब इसी के अंदर जोड़ देना आप लोग, ठीक है। फिर नंबर 2 क्या था, इन काइंड, राइट, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, आपको गाड़ी दे दिया, रेंट फ्री जगह दे दिया रहने के लिए आपको, इस सब का कुछ भी बेनिफिट दिया है तो आपको कैश देके इनडायरेक्ट बेनिफिट दे रहा है कंपनी, ठीक है, इसको बोलता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या था आपका, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कौन कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर खुद ने अगर कंट्रीब्यूट किया तो क्या फायदा, मेरा ही पैसा अगर मैंने खर्चा किया तो मेरा इनकम कहाँ हुआ, कोई और मेरे लिए खर्चा करेगा तो वो मेरे लिए क्या होगा, इनकम होगा, बराबर है ना, सही बात है ना। आप संग घूम रहे हो, खर्चा अगर वो करे तब अपन बिजनेस अपना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर खुद का नहीं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एसएसएस, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे पेंशन हो गया, ग्रेचुटी हो गया, इस सब कुछ भी अगर चीजों के लिए फ्यूचर के हिसाब से अगर एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूट करता है तो उस केस को बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। मतलब क्या हुआ भैया इसका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का, कि अगर हर साल हर महीना जो है एम्प्लॉयर तुम्हारा सैलरी का साथ में एक पोर्शन अमाउंट जो है तुम्हारे लिए जमा करता है कि जब तुम रिटायर होने वाला होगा, ठीक है, या फिर आगे जाके जब तुम बिजनेस कंपनी छोड़ देगा, तुमको रुपए का रिक्वायरमेंट तो होगा ही रिटायरमेंट के बाद में, चाहे लम सम में हो चाहे महीना महीना का हो, तो उसके लिए तुम्हारे से आज से तुम तुम्हारे लिए जमा करता है वो लोग। पेंशन एक तरीके, पेंशन क्या होता है, महीना महीना मिलता है, ग्रेचुइटी जो तुमको एक साथ में मिलता है, वैसा वाला चीज है, ठीक है। तो अलग अलग टर्म्स का अलग अलग चीज है, वो तुमको क्या है, तुम्हारा जब तुम रिटायर होने वाला होगा तब तुमको एक अमाउंट मिलता है ताकि तुम्हारा आराम से चलता रहे टिल द टाइम आप पेंशन जो होता है ना, पेंशन का क्या फर्क होता है, देखो ग्रेचुइटी जो अमाउंट होता है वो एक बार में आपको पूरा अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। पेंशन का खासियत ये है कि जब तक आपका डेथ नहीं होता है, एक महीना में मिलते रहेगा, जब तक आपका डेथ नहीं होता, अगर आपका लाइफ 60 इयर्स का तो 60 इयर्स तक पेंशन मिलेगा, ठीक है। जैसे अभी एक दिन को हम ज्यादा था, ठीक है, हमारे शॉप के बगल में रहती है, शी लिव्ड टिल 102, ठीक है, तो उनको 102 साल तक जो है, उनके जो हस्बैंड थे वो गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट सर्विस में थे, उनको तो मिलता ही था जब तक वो थे, उसके बाद जब तक उनकी वाइफ थी, ठीक है, अभी रिसेंटली लॉकडाउन के टाइम में उनका डेथ हुआ था, तो तब तक उनको लास्ट मोमेंट तक जो है पेंशन अमाउंट मिला, दैट्स द बेनिफिट। एक्चुअली शुरू तो ये गवर्नमेंट कंपनीज ने ही शुरू किया था, गवर्नमेंट ने देना इसको शुरू किया था, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, अभी कंपलसरी कर दिया प्राइवेट कंपनीज को लेकर। अभी कंट्रीब्यूशन कैसे होता है बता देता हूँ आपको, जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वाला सिस्टम, ये तो आपको समझ में आ गया ना अच्छे से, इसमें कंफ्यूजन मत लेके आना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपका प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बता देता हूँ, लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने आपको, प्रैक्टिकली आजकल क्या होता है सर, जो भी कंट्रीब्यूशन होता है ना उसको 50-50 कर लेते हैं लोग, कि 50% एम्प्लॉयर दे देता है, 50% आप लोग आपके सैलरी से कट जाता है, मतलब वो सिस्टम होता है। इसलिए जैसे आपका सैलरी 1 लाख रुपए डिसाइड हुआ है तो आपको बोलता है ना इन हैंड कितना मिल रहा है, पूछता है ना आपको, इन हैंड का शायद 70-80 मिलता है आपको इन हैंड। इन हैंड इसलिए मिलता है क्योंकि आपका बहुत सारा स्कीम्स वगैरह में पैसा काटता है लोग, पीएफ ईएसआई सब में बहुत सारा में रुपया काटता है लोग, ठीक है। इसीलिए आपका कुछ एक अमाउंट जो है वो लोग जमा करते हैं ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो कुछ अमाउंट वो लोग खुद से कंट्रीब्यूट करता है, कुछ अमाउंट जो है आपसे वो लोग आपका सैलरी से कट कर देता है, ठीक है। बट इसमें कौन सा लेना है अपने को, जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया सिर्फ उसी अमाउंट को अपने को लेना है, क्योंकि वही एक बेनिफिट है जो अपने को मिला है, ठीक है। अच्छा मेरे को बता, एक बार बताओ मेरे को कि अगर कोई रिम्बर्समेंट करके दिया एक्सपेंसेस का तो वो सैलरी का पार्ट बनेगा क्या, रिम्बर्समेंट करके दिया एक्सपेंसेस का वो सैलरी का पार्ट बनेगा, नहीं बनेगा ना। अरे आपका खर्चा हो गया, आपका खर्चा हो गया, मैंने उस खर्चा के ऊपर आपको सिर्फ पैसे दे दिए, कितना खर्चा हुआ भैया, 1000 रुपए खर्चा हुआ, ये ले 1000 रुपए, इनकम थोड़ी ना है ये, इनकम है क्या ये आपका, इनकम नहीं है ये आपका, ये तो आपके लिए जो खर्चा आपने किया उसका कॉम्पनसेशन है खाली, तो ये आपका सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। नंबर 2, अगर ऐसा कोई चीज आपको दे रहा है कंपनी जो आपको काम करने के लिए जरूरी है, फॉर एग्जांपल आपको यूनिफॉर्म वगैरह आपको दे रहा है ताकि आपको कंपनी में काम करना जरूरी है, वो पहनना ही पड़ेगा तभी काम होगा, तो उस केस में उसको सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड नहीं बोलते, ठीक है ना, वो सीओई का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये था पूरा पॉइंट, नीचे एक्सेप्शंस वाला पॉइंट, हाँ चलेगा, क्लियर है ये वाला पार्ट, पक्का बताओ, सही है, ठीक है। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसका एक ऐसा पार्ट है पूरा शायद पार्ट में जिसका मैं को लॉजिक आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट देने का इच्छा नहीं है, बिकॉज थोड़ा लॉजिक कॉम्प्लिकेटेड है इसका, बट एक बार के लिए दिमाग में सेट करने के लिए मैं एक बार को क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। कैपिटल वाला पार्ट को, ठीक है,
इससे सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन थियोरी वाला जो क्वेश्चन आता है ना, सबसे ज्यादा कैपिटल वाला पोर्शन से पूछता है आपको, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, हाँ देखो जैसे रेंट था, याद है आपको, रेंट था, उसमें एक्चुअल रेंट भी था और इंप्यूटेड रेंट भी था, याद है ना आपको। एक्चुअल रेंट तो आप लोग एक्चुअली में पे कर रहे हो, और इंप्यूटेड क्या हो गया, जो अगर आप अगर घर को खुद से नहीं लेता तो कितना रेंट पे, रेंट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है। सिमिलरली इंटरेस्ट जो है वो भी दोनों आता है, एक आता है आपका एक्चुअल इंटरेस्ट और साथ साथ में क्या आता है, इंप्यूटेड इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल आपने घर ले लिया, अब घर ले लिया दो तरीका है, एक कि आप लोन वगैरह ले सकते हो, उसमें इंटरेस्ट पे कर सकते हो, राइट। बट आपने क्या अच्छा खासा रुपया जमा किया और आप बोलते हो नहीं मैं एक बार में कैश में घर लूंगा, ठीक है, बैंक के थ्रू पेमेंट करा के घर लूंगा, उस केस में आपने इंटरेस्ट तो पे किया नहीं, बराबर। बट अगर आप उस पैसे को बैंक में डालते या कहीं डालते, लोन पे देते, तो इंटरेस्ट कमाते ना, कमाते ना। आपने उसमें इंटरेस्ट लूज किया, आपने उसमें इंटरेस्ट लूज किया जो कि अदरवाइज आप कमाते। क्यों लूज किया, क्योंकि आपने अपना घर खरीद लिया, राइट। तो उस इंटरेस्ट को भी अपने को कंसिडर करना है। एक तो एक्चुअल इंटरेस्ट हो गया कि लोन वगैरह अगर आपने लिया है तो वो तो इंटरेस्ट जो है, एक्चुअल इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो वो तो आएगा ही आएगा। साथ में अगर ऐसा कोई अमाउंट है जो कि आप अदरवाइज शायद इंटरेस्ट कमाते, ब्याज कमाते, बट आपने कुछ खरीद लिया, तो वो इंटरेस्ट जो है वो भी आएगा। इसको बोलते हैं इंप्यूटेड इंटरेस्ट। समझ में आया, इसको बोलते हैं क्या, इंप्यूटेड इंटरेस्ट। समझ में आया, वो इंटरेस्ट जो कि आप ऐसे कमाते बट आपने यहाँ पे नहीं कमाया। समझ में आया, दोनों इंटरेस्ट, जैसे एक्चुअल रेंट और इंप्यूटेड रेंट दोनों आ रहा था, वैसे एक्चुअल इंटरेस्ट और इंप्यूटेड इंटरेस्ट दोनों आ रहा है, ठीक है। पहले आप लोग अपना जिसके साथ बुक है, आप लोग प्लीज इंटरेस्ट वाला पार्ट को स्टार मार्क करके रख लेना, ठीक है ना, क्योंकि इससे थ्योरी पूछता है, ठीक है। तो आप लोग बगल में लिख लेना आस्क्ड इन थ्योरी क्वेश्चंस, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन फॉर प्रोडक्टिव सर्विस ओनली। अरे क्या बात बोल दिया भाई, क्या बात बोल दिया, देखो इट इंक्लूड्स क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन फॉर प्रोडक्टिव सर्विस ओनली। म्हणजे मतलब सोचो अगर अंकित ने अपने घर के लिए लोन लिया, या फिर अंकित जो है अपने पर्सनल पर्पस के लिए फोन के लिए लोन लेता है, या अपना पर्सनल घूमने के लिए गाड़ी के लिए लोन लेता है, तो उसका इंटरेस्ट आपका नेशनल इनकम में कैलकुलेट ही नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है आपको, यानी कि केवल वही इंटरेस्ट आएगा इसमें, ठीक है, केवल वही इंटरेस्ट आएगा इसमें। कौन सा इंटरेस्ट आएगा, जो कि आपने प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न लेने के लिए, यानी कि अगर आपने अपने बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदने के लिए इंटरेस्ट लोन लिया आपने, ठीक है, अगर आपको फ्यूचर में कोई बिजनेस वगैरह करना है, उसके लिए आपने एसेट्स वगैरह परचेज करने के लिए आपने लोन वगैरह लिया है, उसमें अगर आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो सिर्फ वही इंटरेस्ट आएगा। समझ में आ रहा है, अगर पर्सनल पर्पस के लिए आपने कोई भी लोन लिया, उसमें आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो नहीं आएगा, ठीक है, वो एक बार नहीं आएगा। जिसको भी इंप्यूटेड वाला में इश्यू आ रहा है, एक बार के लिए मान लो जैसे रेंट था ना, एक्चुअल रेंट और इंप्यूटेड रेंट, वैसे ही इंटरेस्ट में भी आएगा एक्चुअल इंटरेस्ट और इंप्यूटेड इंटरेस्ट। एक बार के लिए दिमाग में सेट कर लो सारे पॉइंट्स को, लॉजिक जो है हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे एक बार आराम से, क्योंकि अभी जो है आपके दिमाग में सारा डेटा फीड इन होना जरूरी है, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो दोनों आएगा, एक्चुअल इंटरेस्ट भी आएगा और इंप्यूटेड इंटरेस्ट दोनों आएगा। लोन्स जो है ना, इंटरेस्ट जो है वो उसी लोन पे, लोन का अमाउंट पे इंटरेस्ट आएगा जिसमें आप यूज कर रहे हो फॉर द प्रोडक्टिव सर्विस ओनली। यानी कि अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए लोन ले रहे हो, उसमें अगर कोई भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आपके बुक्स में नहीं आएगा, वैसे तो आएगा, बट नेशनल इनकम जब कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो वही इंटरेस्ट सिर्फ लेना है जो कि आपने कोई प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न देने के लिए, आगे जाके बिजनेस करने के लिए, किसी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, अगर आपने वैसे कोई लोन लिया है, तभी वही लोन का अमाउंट आएगा, ठीक है, पहला बात। नंबर 2, इट डज नॉट इंक्लूड कुछ चीजें, ठीक है, कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होता इसमें, डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, डज नॉट इंक्लूड। क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं होता है। नंबर 1, तो ये एक बात बताओ, गवर्नमेंट से अगर आपको कोई भी पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट से अगर आपको कोई भी पैसा मिल रहा है, तो आप मुझे बताओ, आप उसको कंसिडर करोगे? पहला बात तो गवर्नमेंट से चले हाथ आपको इंटरेस्ट देता है क्या? पहला बात तो देता ही नहीं है, ठीक है। आपको जो है गवर्नमेंट ऐसे भी चला के हाथ में कभी भी इंटरेस्ट तो देता ही नहीं है ऐसे भी, ठीक है। और बाई चांस अगर गवर्नमेंट आपको दे रहा है,
पहला बात कि गवर्नमेंट जो है वो आपको इंटरेस्ट कब पे करेगा, सुनो, ठीक है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास थोड़ा अगर पैसे का शॉर्टेज होता है ना, जैसे अभी के टाइम में हुआ था बीच में, जैसे पैंडेमिक के वक्त में गवर्नमेंट के पास थोड़ा पैसे का शॉर्टेज हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास जब पैसे का शॉर्टेज होता है तो गवर्नमेंट क्या करता है, ठीक है, गवर्नमेंट रिजर्व बैंक के थ्रू क्या करता है, देखा ऐसे करता है, देखो ये गवर्नमेंट है, ये रिजर्व बैंक है, ठीक है, रिजर्व बैंक को बोला सुनो रिजर्व बैंक मेरे पास ना पैसे नहीं है, ठीक है, मतलब इन सिंपल लैंग्वेज गवर्नमेंट जो है बनिया बन गया, पैसे नहीं है मेरे पास, मार्केट डाउन है, ठीक है, तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, अब पैसे चाहिए, शॉर्ट टर्म में पैसे चाहिए, ठीक है, अभी इमीडिएटली पैसे चाहिए, तो रिजर्व बैंक क्या कर सकता है गवर्नमेंट के बिहाफ में, पब्लिक जो है ना, पब्लिक इन जनरल पब्लिक जैसे अपन लोग हो गया, उनको गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज बेच सकता है, कागज है, कागज के टुकड़े हैं सब, ठीक है, सिक्योरिटीज बेच सकता है। मतलब कि मैंने क्या किया, अगर मैं गवर्नमेंट हूँ, मैंने क्या बोला कि एक काम करो, ठीक है पलक, एक काम करो, ये पेपर ले लो, आप ये कागज ले लो, ये सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, 10,000 रुपए का सिक्योरिटी है, आप चाहे तो कितना भी खरीद दो, 10 खरीदना 10 खरीद लो, 15 खरीदना 15 खरीद लो, जितना रुपया इन्वेस्ट करना रुपया इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। तो पलक बोलेगा कि ठीक है मैं खरीद तो लूंगी, बट फायदा क्या, राइट, लॉजिक है ना, फायदा क्या है, अगर मैं खरीदती हूँ तो फायदा क्या है, फायदा ये है पलक कि तुमको नॉर्मल बैंक में मिलेगा 8% 7% का इंटरेस्ट, और मैं तुम्हें दूंगा इस सिक्योरिटी के बदले 12% का इंटरेस्ट, 10% का इंटरेस्ट, तो आप सोचोगे रिस्क फ्री इंटरेस्ट मिल रहा है आराम से, ठीक है, स्ट्रेस नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है, तो आप क्या सोचते हो कि काम करता हूं मैं सिक्योरिटीज को खरीद लेता हूं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है टेम्परेली एक बार पैसा जो है पब्लिक से उठाने के लिए क्या करता है, इस टाइप के सिक्योरिटीज को इशू करता है, ठीक है। साल 1.5 साल बाद जब चीजें नॉर्मल हो जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगा, पैसे वापस जो आपने दिया है, जो आपको इंटरेस्ट के साथ पैसे देना है, वो पब्लिक को पैसे वापस दे देगा इंटरेस्ट के साथ में, और पब्लिक से जो है जो इसको सिक्योरिटी इशू किया ना गवर्नमेंट ने, उसको वापस से, समझ में आया। तो एक बार के लिए क्या किया मैंने, इस कागज को तुम्हें दिया और इसके बदले पैसे ले लिए, फिर 2 साल बाद 3 साल बाद जब चीजें नॉर्मल हो गया तो आपको पैसे के साथ में इंटरेस्ट दे दिया और एक कागज अपने पास में रखे। ये गवर्नमेंट क्यों करता है, गवर्नमेंट सिंपल लैंग्वेज में क्यों करता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। अब पब्लिक को जाकर तो ऐसे बोल सकता है कि पब्लिक मेरे को पैसा दो, कुछ एक सिक्योरिटी तो पब्लिक भी मांगेगा, तो पब्लिक ही है, ठीक है। बीच में जब इंडो पाक जब वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर जब हुआ था, ठीक है, जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, ठीक है, तब भी पब्लिक गवर्नमेंट के पास तो काफी प्रेशर था ना गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट को पैसे चाहिए मिलिट्री इक्विपमेंट्स में, तो उस समय लिखा था गोल्ड स्कीम बॉन्ड्स, मतलब कि इंडियन घरों में कई सारे लोगों के पास में गोल्ड होता है, और गोल्ड ऐसा होता है जो कभी यूज नहीं होता है, ठीक है। रिजर्व किया किया इसमें रोल, आई मीन मैं समझ नहीं आया हमको, सारे वापस बताओ, ठीक है, कि जो गोल्ड है वो हमेशा घरों में रहता है सबका, इंडियन फैमिली में सबको घर में गोल्ड रहता है, बट कभी गोल्ड यूज नहीं होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट उस समय ना, उस समय जब वॉर हुआ था तो गवर्नमेंट ये स्कीम निकाला था कि आप अपना गोल्ड को टेम्परेरी पीरियड के लिए हमारे पास रखो, हम आपको उसके बदले कागज दे रहे हैं, ठीक है, और जब आपका ये टाइम खत्म हो जाएगा कागज का, ये कागज हमें दे देना, गोल्ड के साथ में हम लोग इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा देगा। उस समय बहुत पॉपुलर हुआ था, मगर गोल्ड स्कीम बॉन्ड निकला था ये 1981 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, ये भी बहुत पॉपुलर हुआ था उस वक्त पे, ठीक है। तो ऐसे गवर्नमेंट जो है बीच बीच में सिक्योरिटीज वगैरह इशू करता रहता है, गवर्नमेंट जाके मोदी जी जो अब जैसे हेमंत मामा जो है ऐसे पब्लिक में अपियर करता है, तो ऐसे तो जाके बोल ही सकता है कि मोदी जी आके थोड़ी ना बोलेगा कि भाई और बहनों हमारे बहुत पैसे की दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो आप सब हमारे सिक्योरिटीज को परचेज करो। तो रोल दिया हुआ, छोटू है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका बियरर है, मतलब जो सिक्योरिटीज है वो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से खरीदना पड़ता है, जितना भी सिक्योरिटीज वगैरह खरीदते हो ना आप, स्कीम्स वगैरह खरीदते हो सब रिजर्व बैंक के थ्रू खरीदना पड़ता है आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपका कॉमन स्पेस हो गया, मतलब उबर हो गया, मतलब उबर गाड़ी वाला चलने वाला उबर हो गया बीच का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, चलेगा। ये तो इंक्लूड नहीं होता ना ये वाला इंटरेस्ट? इसका इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि ये तो आपने पर्सनल पर्पस के लिए लिया ना, इसमें बिजनेस कहाँ आया, हमने पढ़ा था ना इंटरेस्ट कौन सा आता है, इंटरेस्ट सिर्फ कौन सा आता है जो कि प्रोडक्टिव सर्विस के लिए आपका काम आता है, वही इंटरेस्ट सिर्फ आएगा आपका। ये तो अपने पर्सनल पर्पस के लिए आपने सिक्योरिटीज वगैरह परचेज किया, उससे आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो इसमें कोई भी जो इंटरेस्ट कमाता है पब्लिक, वो रुपया नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। लॉजिक तो आपको नहीं चाहिए वैसे तो, ठीक है, बट आपको मैंने ऐसे बता दिया ये वाला पार्ट में। देखो
interest paid by the government on public debt and interest paid by the consumers such as interest is paid on loans taken for the consumption purpose, personal purposes के लिए लेता है, तो गवर्नमेंट जो भी इंटरेस्ट पे किया इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, ऑन पब्लिक डेट. पब्लिक डेट का मतलब क्या? पब्लिक से डेट लेना, पब्लिक से लोन लेना, ठीक है, पब्लिक से डेट लेना मतलब कि पब्लिक से लोन लेना. और पब्लिक से लोन कैसे लेता है अपन ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है. इस तरह का अगर लोन्स अगर पब्लिक से लेता है, उसके बदले अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करता है आपको, तो वो इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करना है. कैसा हुआ एग्जाम तुम लोग का? आग लगा दिया? सब ठीक है, समझ गया. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी कभी क्या होता है, दो फर्म जो होता है ना, दो फर्म आपस में, ठीक है, आपस में फर्म ना इंटरेस्ट का सेटलमेंट करता रहता है. तुमसे हमको 10,000 रुपए का ब्याज मिल रहा है, हमको तुमसे 15,000 रुपए का ब्याज मिल, आपस में कटिंग कटिंग करता रहता है लोग आपस में, कि तुम ऐसे कर लो हम ऐसे कर लेंगे, आपस में बांटता रहता है ऐसे. तो अगर ऐसे इंटरेस्ट आपस में सेटल कर रहा है ना आप, एक फर्म दूसरा फर्म के साथ में अगर इंटरेस्ट सेटल कर रहा है, तो वो तो आएगा ही नहीं, वो मतलब का चीज ही नहीं है. जब तक आप इंटरेस्ट एक्चुअली पे नहीं करते हो, तब तक वो इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करना. क्योंकि क्या होता है कभी कभी बुक्स को खाली घुमाने के लिए, ठीक है, आप आपस में इंटरेस्ट को सेटल करते हो बस, एक्चुअली कोई इंटरेस्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल सोचो, मेरा एक फर्म है, मेरा एक फर्म है, मेरा दो फर्म है, ठीक है. सोचो यहाँ पे देखो, मेरा दो फर्म है, एक है एस एस लिमिटेड बोल के, ठीक है, और एक है एस एस एजेंसीज बोल के. हम क्या दिखाया पता तुमको, कि एस एस एजेंसीज जो है ना, वो 1 लाख रुपए का लोन दे रहा है एस एस लिमिटेड को, उसके बदले एस एस लिमिटेड जो है ना, इसको इंटरेस्ट पे कर रहा है. फिर क्या हो रहा है, एस एस लिमिटेड फिर से इसको 50,000 रुपए दे रहा है, उसके बदले जो एस एस एजेंसी वापस इसको इंटरेस्ट पे कर रहा है. तो भैया ये इंटरेस्ट जो पे कर रहा है आपस में आप फर्म को, ये क्यों कर रहा है? देख के समझ में आ रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए, इंटरेस्ट को सिर्फ दिखाने के लिए. तो अगर आपका आपस में फर्म खाली इंटरेस्ट इंटरेस्ट बांट रहा है, ठीक है, तो वो नहीं होगा. अगर इंटरेस्ट को कंसिडर करना है, तो एक्चुअली में इंटरेस्ट पे करो अगेंस्ट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है, जो कि प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न के लिए आप लोग ले. आपस में फर्म अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो उसको भी अपन नेशनल इनकम का कैलकुलेशन के लिए नहीं इंक्लूड करेगा. मतलब कि सर आपको कैपिटल देखो, अगर आपको मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, ठीक है, तो देखो थोड़ा सा आपको मैं स्ट्रेस वाला बात बता रहा हूं, कि आप लोगों को ये पहला चीज होगा पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो थोड़ा दिमाग में रखना है आप लोगों को. क्या क्या चीज? कि इंटरेस्ट में दोनों इंटरेस्ट आता है, एक्चुअल इंटरेस्ट भी आता है, इंप्यूटेड इंटरेस्ट भी आता है, ठीक है. इंटरेस्ट कौन सा आएगा? जो कि आपने प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न जो दिया, प्रोवाइड किया, ठीक है, उसके बदले जो भी इंटरेस्ट पे किया आपने, सिर्फ वही आएगा. पर्सनल पर्पस के लिए इंटरेस्ट अगर पे करो तो वो नहीं आएगा, यहां लिख लो, ठीक है. इफ इंटरेस्ट इज पेड फॉर पर्सनल पर्पसेस, या इंटरेस्ट इज पेड ऑन पर्सनल पर्पसेस लिख दो आप लोग, ठीक है, फॉर पर्सनल पर्पसेस, तो वो वाला नेशनल इनकम का कैलकुलेशन में नहीं आएगा, ठीक है. फिर दो चीजें जो नहीं इंक्लूड होता है, नंबर वन, अगर गवर्नमेंट ने आपको इंटरेस्ट पे किया ऑन पब्लिक डेथ, तो नहीं आएगा. और अगर आपस में फर्म एक दूसरे को इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो नहीं आएगा. समझ में आया? इसलिए मैंने मार्क किया इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट में बहुत सारे पॉइंट्स है, आपको सिर्फ ध्यान देना है आपको बस, बाकी को दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग रिपीट इतना बार करेंगे कि दिमाग में सेट हो जाएगा आपका आराम से. ठीक है, चलेगा? बोलो, कोई डाउट है तो बताओ हमको. थोड़ा सा ढील देता है आप लोगों को, वीडियो वगैरह ऑन नहीं करना होता बेशरम लोग को. आयुषी तुम कैसे नहीं किया? तुम्हारा तो बगल में था ना राउटर, यहाँ पे, यहाँ पे था ना तुम्हारा. गलत बात है. जियो का कुछ नहीं, आपस में अगर फर्म एक दूसरे को इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है, तो उसका सोल पर्पस इंटरेस्ट पे करने का बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, आपस में इंटरेस्ट सेटलमेंट है, मतलब एक दूसरे को इंटरेस्ट इंटरेस्ट खेल रहा है. तो इसमें बिजनेस का कोई पर्पस नहीं है लोन देने वेने का, कोई प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर रहा है. तो कॉमन इंटेंशन क्या है कि सिर्फ पैसे घुमाना है इंटरेस्ट के तौर पे. तो अगर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे कर रहा है आपस में फर्म एक दूसरे को, तो उस इंटरेस्ट को अपने को कंसिडर ही नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उसमें क्लियर एविडेंस नहीं दिख रहा है आपको. कौन है? नहीं नहीं, सब ठीक है. क्या हुआ? क्या हुआ भैया? नहीं कुछ नहीं, ठीक है, नहीं नेटवर्क इशू के लिए मैसेज कर रहा था, ठीक है.
ठीक है, वीडियोस ऑन कर लो तो एक बार। अब सुनो, जब भी कोई कंपनी जो है, अब जितना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, सब कुछ पे कर रहा है, ठीक है, ये आखिरकार एक छोटे छोटे एलिमेंट्स है जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब एक बड़ा कंपनी होता है ना, जब एक बड़ा कंपनी होता है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर है, ठीक है, तो अगर कोई कंपनी है, ठीक है, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी जब भी प्रॉफिट्स वगैरह कमाता है ना, जब भी प्रॉफिट्स कमाता है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर प्रॉफिट्स कमा रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट्स को 3 हिस्सा में बांटता है वो। कैसे बांटता है देखो, क्योंकि आपको पता है ना, कंपनी और उसके मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स दो अलग अलग लोग हैं। यू नो दैट कंपनी और उसके मेंबर्स या शेयर होल्डर्स जो है वो अलग अलग लोग हैं, राइट। तो कंपनी क्या करेगा देखो, कंपनी कुछ एक अमाउंट, देखो अब आज शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, शेयर होल्डर्स जो है वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो पैसे इन्वेस्ट करेगा शेयर होल्डर, तो वो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेगा ना। मैं अगर किसी में बिजनेस में पैसे लगाऊंगा तो मैं कुछ आशा करूंगा ना कि मुझे कुछ मिले, राइट। तो उस आशा को बोलता है डिविडेंड, यानी कि कंपनी जो है एक पोर्शन अपना प्रॉफिट्स का कहां बांटता है, डिविडेंड के फॉर्म में बांटता है। ठीक है, नंबर टू, ठीक है, पहला हो गया डिविडेंड। ये किसके लिए हो गया, किसके लिए हो गया ये चीज, ये किसके लिए हो गया आपका, ये किसके लिए हो गया आपका, ठीक है, आपका शेयर होल्डर के लिए हो चाहिए। अब गवर्नमेंट बोलता है कि भैया तुम प्रॉफिट कमा रहा है और हमको कुछ नहीं दो, ये तो गलत बात हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जो चाहिए भैया टैक्सेस, कि आप अगर प्रॉफिट कमा रहा है और हमें कुछ ना दो तो हमें तो खुशी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डिविडेंड पे करता है और गवर्नमेंट को पे करता है कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि हम लोग पे करता है इनकम टैक्स, टाइप ऑफ इनकम टैक्स ही है बस। क्या इनकम टैक्स जो है हम लोग इंडिविजुअल लोग पे करता है, और कॉर्पोरेट टैक्स कौन पे करता है, कौन पे करता है, कंपनी पे करता है गवर्नमेंट को। देखो हम अगर 100 करोड़ रुपया कमाया प्रॉफिट्स के तौर पे, 30 करोड़ रुपया बांट दिया डिविडेंड में, ठीक है, 40 करोड़ बांट दिया गवर्नमेंट को टैक्स को देने में। अब बिजनेस में खुद भी आप कुछ पैसे रखोगे या नहीं रखोगे आगे बिजनेस करने के लिए, कंपनी जो है खुद के ऊपर भी कुछ ना कुछ पैसे रखेगा या नहीं रखेगा, आगे जाके बिजनेस करना है या नहीं करना है, उसको करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते हैं उसको, रिटेन्ड अर्निंग। ये मतलब इसका मतलब वो डिविडेंड से कुछ पैसा बचा लिया। हाँ, जैसे तुम्हारा 100 करोड़ का तुम प्रॉफिट कमाया, तुम 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, उसमें से 20 करोड़ तुम डिविडेंड बांट दिया, ठीक है ना, जो शेयर होल्डर्स था। फिर 30 करोड़ सोचो तुम गवर्नमेंट को पे कर, तो 50 करोड़ जो बच गया वो क्या हो गया, इसका रिटेन अर्निंग्स। क्योंकि जब तुम डिविडेंड बांटने वाला था ना, उसके पहले तुम बता देता अपने शेयर होल्डर्स को कि हम इस साल कितना डिविडेंड बांटेगा, आप पहले ही बोल देता। ठीक है, वो चीज है। ठीक है, अब सुनो, अब ट्रिक कैसे करेगा आपको, अगर प्रॉफिट्स दिया हुआ है, अगर प्रॉफिट वर्ड दिया हुआ है, तो ये तीनों का कोई मतलब है क्या आपको, अगर प्रॉफिट्स वर्ड दिया हुआ है तो कोई मतलब है आपको तीनों चीज से, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट्स में ऑलरेडी डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग्स इंक्लूडेड है। तो प्रॉफिट वर्ड ये तो स्ट्रेस से, सेल्स दिया हुआ है तो डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स दोनों इंक्लूड हो जाता है। वैसे अगर प्रॉफिट्स दिया हुआ है तो ये तीनों चीज इंक्लूड हो गया। और कैसे ट्रिक करेगा आपको, ये ट्रिक करने का तो तरीका ही नहीं है ना उसके पास में, तो कैसे करेगा पता है, डिविडेंड का अलग अलग नाम दे दिया रे, डिविडेंड का नाम दे दिया लो, क्या है पता है, डिविडेंड का एक और नाम दे दिया लो, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बोल के। क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स नाम दे दिया। या फिर ठीक है, अनरिटेन्ड अर्निंग्स। समझ में आ रहा है आपको, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि जो आप प्रॉफिट्स कमाए हो उसको आपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया, इसलिए इसका एक और नाम क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स का एक और नाम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। समझ में आया आपको, कुछ नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग की जगह में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स डाल देगा, डिविडेंड की जगह में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स डाल देगा, यही सब नाम डाल डाल के लोग काम करता है और कुछ नहीं करता। ठीक है, बस इतना ही है, कुछ है ही नहीं इसमें टफ। समझ में आया आप लोग को ये वाला पार्ट। अपन ने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये खत्म कर दिया। इजी,
ठीक है, उसमें से खाली इंटरेस्ट का कुछ कुछ पॉइंट्स आपका अलग था, बट दिमाग में सेट होगा हो गया होगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट है वो है मिक्स्ड इनकम। क्या है वो? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में क्या सुना? पहला बात तो मिक्स्ड इनकम को अलग से स्टार मार्क कर लो आप लोग, क्योंकि ये 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कभी, ठीक है, अलग से कि व्हाट डू मीन बाय मिक्स्ड। बट ये बहुत पुराना टाइप का क्वेश्चन हो गया मिक्स्ड इनकम, तो हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलेगा इसको कि अभी बता पूछ लेगा, बट यू नेवर नो। सुनो, अब क्या हुआ, अब ये बड़े कंपनीज जो है ना, बड़े बड़े जो कंपनीज होता है, इनके लिए इजी है कि कितना रेंट पे किया, कितना सैलरी पे किया, कितना ये लोग डिविडेंड बांटा, कितना कॉर्पोरेट टैक्स पे किया, सबको निकालना इजी होता है। अब अगर कोई छोटा बिजनेस है, तो जो कोई नाई है, ठीक है, कोई नाई है, या फिर मेरा कोई ऑफिस है जिसमें हम अकेला ही काम करता है, ठीक है, और इतना हिसाब नहीं रखता है, कितना रेंट पे किया, कितना सैलरी पे किया, सब हिसाब नहीं रखता, जो है लास्ट में जो खल्ला में पैसा बच गया निकाल के लेके आ जाता है। कभी कभी होता है छोटा छोटा बिजनेस, जैसे ये पान दुकान वान दुकान हो गया तुम्हारा, बेचारा ये लोग के पास कितना टाइम होगा कि लोग प्रॉपर्ली निकालेगा कि कितना सेल किया, कितना परचेज किया, कितना सैलरी पे किया, इतना दिमाग लगाने का टाइम है ये लोग के पास में। भैया कैश आता रहेगा, जो महीना खर्चा हुआ महीना खर्चा कर दिया, जो हाथ में बच गया वो प्रॉफिट। बात सही है ना वो लोग का? अब बड़ा बड़ा बिजनेस के लिए तो अपन बात कर लिया कि बड़ा बड़ा बिजनेस निकालो, कितना सैलरी पे कर रहा है, कितना डिविडेंड पे कर रहा है, कितना रिटेन अर्निंग करके रखा है, कितना कॉर्पोरेट टैक्स पे किया, कितना इंटरेस्ट पे किया है। बड़ा बड़ा कंपनी का तो आपने निकाल लिया प्रॉपर्ली अच्छे से, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया, क्योंकि उनके पास अलग अलग सेक्टर रहता है। तो छोटे बिजनेस के लिए पॉसिबल है क्या इतना डेटा रखना? नहीं है। तो छोटे बिजनेस को बोला भैया एक बात बताओ, आप तुम कितना इनकम कमा रहे हो, तुमको इतना बता दो कि तुम इतना कितना इनकम कमा रहे हो, तुम आफ्टर प्रॉफिट प्रॉफिट जितना भी तुम्हारा रेंट वगैरह सब कुछ पे हुए करके तुम कितना इनकम कमा रहे हैं, हमको तुम उतना बता दो, मेरे लिए काफी है, हम उतना को ले लेते हैं। क्योंकि देखो नेशनल इनकम निकालो या जीडीपी निकालो आप, ठीक है, आप एस्टिमेटेड निकालो या एक्चुअल निकालो, एकदम एक्यूरेट फिगर चाहिए क्या कि देश का इनकम 668 ट्रिलियन करोड़ ऐसे करके निकालना पड़ता है एकदम एग्जैक्ट? या एस्टिमेट निकलता है, एस्टिमेटेड निकलता है, अप्रोक्सीमेट निकलता है, राइट? तो इसीलिए बाकी तो आप एक्यूरेट फिगर्स ले लोगे कॉर्पोरेट से, रेंट कितना पे किया, सब कुछ कितना निकाला, और मिक्स्ड इनकम का एक एक्यूरेट अप्रोक्सीमेट फिगर लेके आप पूछ लेते हो कि भैया देश में कितना मिक्स्ड इनकम आया है। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, इनकम जनरेटेड बाय ओन, खुद का अगर बिजनेस है, ठीक है, अकाउंट वर्कर्स, फार्मर्स वगैरह, एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस, जैसे कि कोई छोटा छोटा रिटेल होता है, रिटेल आउटलेट्स हो गया, शॉपकीपर्स हो गया, ये लोग से जो भी आपने इनकम कमाया उन सबको आपने कंसिडर किया। इट अराइजेस फ्रॉम प्रोडक्टिव सर्विस फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जैसे अगर जो अनंत अगर अपना खुद का फॉर्म खोल के रखा है और खुद ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो गया ये। अगर सोचो अनंत अगर फ्यूचर में जाके कंसल्टेंट बन गया तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, तो ये भी तो इनकम कमाएगा, तो उसको इनकम भी इंक्लूड कर लेगा। हुज इनकम इंक्लूड्स wages, rent, interest, profits, and these elements cannot be separated from each other। मतलब कि ये लोग भी खर्चा करता है, ये लोग भी रेंट पे करता है, ये लोग भी इंटरेस्ट पे करता है, बट ये लोग आपस में अलग अलग नहीं करता है, बस ग्रॉस पे बोल देता है भैया इतना प्रॉफिट हुआ है मेरा, ठीक है। और इसको निकालना इजी है कि जब आप रिटर्न वगैरह लगाते हो ना कंपनी वगैरह का, बड़ा बड़ा जब आप लगाते हो रिटर्न वगैरह लगाते हो, कुछ कुछ लगाते हो, तो वो जीएसटी का कैलकुलेशन को देखते हुए और कितना देश पे जितना जीएसटी पे कर रहा है ना, उस हिसाब से कितना इनकम होना चाहिए प्रॉफिट के हिसाब से, या फिर इनकम टैक्स कितना पे कर रहे हो, उस हिसाब से लोग जो है एक ऑप्शन देता है आपको। जैसे एक होता है कि प्रॉपर आप बुक्स वगैरह मेंटेन करो, प्रॉपर्ली बताओ कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, प्रॉपर्ली बुक्स मेंटेन करो। और एक और ऑप्शन गवर्नमेंट आपको ये देता है कि जिसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बुक्स वगैरह मेंटेन करे, प्रॉपर्टी बैलेंस शीट पीएलए सब बनाए, वो लोग को बोलता है कि आप एक ना आर्बिट्री फिगर बता दो कि मोटा मोटी कितना हुआ आपका, ठीक है। ये ऑप्शन भी गवर्नमेंट आपको देता है, ठीक है। टर्नओवर का ऑब्वियसली ऑप्शन दिया हुआ है कि कितना टर्नओवर तक ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा, 2 करोड़ तक आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप जो है आराम से चाहे तो बिना बुक्स बनाए, ठीक है, आप चाहे तो एक 1 CR ही बोलो सर, ठीक है, बट आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ना बनाओ तब भी चलेगा। आप हमको ये बता दो कि आपका सेल कितना मोटा मोटी हुआ, और उसके बाद एक बता दो कि अप्रोक्सीमेट आपका प्रॉफिट कितना हुआ है। ये ऑप्शन गवर्नमेंट देता है। तो जितना भी इनकम सोर्सेस है गवर्नमेंट का, वो सारा इनकम सोर्सेस को जोड़ता है और उससे अपन लोग देश का इनकम निकालता है। समझ में आया आप लोगों को? तो 5 सोर्सेस है जिससे निकलेगा, वेरी वेरी इजी, ठीक है। पहला वाला हम लोग क्या बोला था, रेंट वाला, ठीक है, रेंट एंड रॉयल्टी, एक्चुअल रेंट, इम्प्यूटेड रेंट, फिर सीओई, इन कैश, इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इस पे क्या नहीं आता आपको ध्यान में होगा। नंबर 3 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट खाली एक ही आएगा, प्रोडक्टिव सर्विस में अगर आपने कोई इंटरेस्ट लिया, कोई मशीन खरीदना है, कुछ खरीदना है, बिजनेस करना है, उसके लिए इंटरेस्ट लिया तो इंटरेस्ट, लोन लिया तो इंटरेस्ट उसमें आएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे किया वो नहीं आएगा, आपस में फर्म ने इंटरेस्ट पे किया वो नहीं आएगा। प्रॉफिट में 3 एलिमेंट होता है, क्या क्या होता है आपका, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स और कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्सेस। ये दोनों को तीनों को मिला के
आपका प्रॉफिट बनता है। लास्ट में जिसका प्रॉपर्ली अकाउंट नहीं हो सकता है, रेंट वेंट अलग से आप नहीं कर सकते हो, उन सबको एक ही जगह रख लेता है, उसको क्या बोलता है? मिक्स्ड। समझ में आया? ये सारा का सारा इनकम जो आपने कमाया है, ये देश के अंदर कमाया है या देश के बाहर कमाया आपने? देश के अंदर। देश के अंदर। देश के अंदर जो इनकम कमाया आपने, देश में जो इनकम कमाया, उसको क्या बोलते हैं अपन? जीडीपी। देश के अंदर। हम खर्चा के बारे में बता नहीं रहे, हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ बोला क्या? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, ऐसा बोला क्या? डोमेस्टिक इनकम। मैं तो बोला नहीं, मैंने बोला देश में जो, देश के अंदर जितना आपने इनकम कमाया है उसको अपन क्या बोलता है? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम बोलता है, बराबर। तो यानी कि ये पांचों फैक्टर्स को अगर अपन जोड़ा, ये जो पांचों फैक्टर्स है, ये पांचों एलिमेंट जो है, इनको अगर अपन ने जोड़ा, किसको किसको? रेंट को, वेजेस को, इंटरेस्ट को, प्रॉफिट को, मिक्स इनकम को, इन सबको जोड़ा अगर मैंने, ये पांचों इनकम को अगर मैंने जोड़ दिया, तो मुझे मिलेगा क्या? मुझे मिलेगा NDPFC। यानी कि क्या है ये? डोमेस्टिक इनकम। समझ में आया? और डोमेस्टिक इनकम से क्या आप नेशनल इनकम निकाल सकते हो? हाँ। ठीक है, इजी है आप लोगों के लिए। चलो ट्रिक, अभी ये जब ये वाला खत्म हो गया आप लोग का, तो मैं बताता हूँ ट्रिक। दो मेथड है ना, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, उन दोनों में आएगा GDP-MP। क्या आएगा? GDP-MP। और इनकम मेथड में आएगा आपका NDPFC। ठीक है, क्यों है? लॉजिक भी बता देगा आपको, कोई स्ट्रेस का बात नहीं, लॉजिक भी बताऊंगा मैं, पर एक बार के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए बोल रहा है खाली आपको कि वो जो दोनों मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड बोलो या गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड बोलो, वैल्यूडेड मेथड, इन दोनों में आएगा GDP-MP। और इनकम मेथड में क्या आता है आपका? NDPFC। और लॉजिक भी बनता है क्योंकि आप पूरा देश का इनकम ले रहे हो, देश के अंदर जो इनकम कमा रहे हो वो ले रहे हो, तो अपने को क्या मिलेगा? NDPFC। और NDPFC से अपन अगर नफिया को अगर एड लेस कर दे तो अपने को क्या मिलेगा? NNPFC। ठीक है, यानी कि फीफा माइनस बीटा अगर हम लोग कर दे तो क्या मिलेगा अपने को? NNPFC। इजी है, क्लियर है? बताओ हमको, एकदम भी टफ लगा कुछ भी चीज? इनकम मेथड इजी है, इनफैक्ट वैल्यू एडेड मेथड से काफी इजी लगा होगा आपको इनकम मेथड। कुछ नहीं है, 5 एलिमेंट है, पांचों एलिमेंट को जोड़ दो, इससे आपको थ्योरी क्वेश्चंस काफी सारा आता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इसका थ्योरी क्वेश्चन को ध्यान रखना, जिसका एग्जाम स्पेशली अभी है, आप लोग एग्जाम में आएगा ये वाला पार्ट, मॉक में भी आया होगा शायद तक मेरे हिसाब से। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? क्लियर है ये वाला पार्ट? देखो एक और चीज है, लास्ट एक चीज है इसमें, लास्ट एक चीज है, देख लो इसमें। ऑपरेटिंग सरप्लस बोल के एक वर्ड होता है, कभी कभी यूज होता है ऑपरेटिंग सरप्लस बोल के, कुछ नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस बोल के एक वर्ड डाला हुआ है कभी कभी। ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 चीज आता है। क्या क्या आता है? मतलब रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स, इन चारों को अगर मिला दे हम लोग तो मेरे को बोलता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब याद कैसे करें? इजी तो है भैया, 4 चीज को मिला दो तो ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाता है। यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस अगर दिया हुआ है तो आपको अलग से रेंट, रॉयल्टी सब ऐड करने का दरकार नहीं है। उससे बेटर है, अगर मैं आपको सच बताऊं, ऑपरेटिंग सरप्लस को दिमाग में रखना है तो ये दिमाग में रखो कि कौन सा नहीं है इसमें। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या इंक्लूड नहीं होता, ये देखो आप लोग, क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं होता? 2 चीज इंक्लूड नहीं होता। तो ये 4 को याद करना है या 2 को नहीं याद करना, वो याद करना है। छोटा नंबर कौन सा है? 2 को याद करो ये दिमाग में कि कौन सा नहीं आता है। कौन सा आता है उस चक्कर में भूल जाओगे एग्जाम के टाइम में कि यार रेंट था या नहीं था, रॉयल्टी था या नहीं था, याद नहीं आ रहा है। ये याद रखो कि क्या नहीं आता है ऑपरेटिंग सरप्लस में। क्या, बिकॉज जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो सम्स का, तो ऑपरेटिंग सरप्लस के साथ में तो वो जोड़ना है ना आपको जो नहीं है। बात समझ में आ रहा है आपको? ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब वो जोड़ना है आपको जो नहीं है, तो वो याद रखो जो नहीं है। इसमें क्या क्या नहीं है? एक है COE नहीं है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा मिक्स्ड इनकम नहीं है, बाकी सब कुछ है। इजी है ना? 2 अनोखा अनोखा अलग अलग है, एक COE थोड़ा सा अलग है बड़ा, और एक मिक्स्ड इनकम वो अलग है। ये दोनों नहीं होता है, इन दोनों के अलावा बाकी सब कुछ किसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है? ऑपरेटिंग सरप्लस। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है ये वाला पार्ट? ठीक है, इजी। ठीक है, जिसके इसका एग्जाम्स है, ठीक है, आप लोग ट्राई करो सम्स कर लेने का एक बार इनकम मेथड का। ठीक है, अपन भी क्लास में भी अपन एक ही क्लास लगाएगा इनकम मेथड में सम्स करने के लिए, एक ही, ताकि हम लोग एक्सपेंडिचर में जाए और फिर दोनों का सम्स एक साथ करें। ऐसा नहीं कि अपन सम्स यहाँ पे स्किप कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अपन सम्स करेगा, बट इनकम मेथड में इतना सम्स ही नहीं है टू बी वेरी। अगर आप संदीप को देखोगे एक बार, मुश्किल से 5-6 सम्स होगा आपका इनकम मेथड का, ज्यादा सम्स ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर सम्स जो दोनों मिला के आता है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। क्योंकि अकेला इनकम मेथड इजी है, जब दोनों मिक्स हो जाता है थोड़ा कंफ्यूजन होता है कौन सा क्या था। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड जो है ना, वो दिखने में टफ लगता है आपको, टफ लगेगा दिखने में कि क्या नाम बोल दिया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, क्या क्या नाम बोल दिया, बट वो सबसे इजी है। उसका सिर्फ एक ही ट्रिक पॉइंट है, वो मैं आपको आगे वाला क्लासेस जो है उसमें बता दूंगा। अभी तक मुझे बताओ, नेशनल इनकम जितना अपन ने किया है,
दिमाग में सेट हो रहा है प्रॉपर्ली? हाँ भैया। पूरा दिमाग में जैसे सेट हो गया एकदम, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? ठीक है, थोड़ा बहुत अगर सम्स में इशू है, सम्स वाला काम अपने तरफ से आप लोग प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से प्रैक्टिस करो, चीजें थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा। मैं बैठ के खुद आप लोगों को सम्स करवा दूंगा, मैं सामने देख लूंगा ना वो सम्स कैसे कर रहा है, तो मेरे को शांति रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन कितना ही सम्स कर, मैंने 2-3 क्लास लगा दिया सम्स करने में वैलिडेट मेथड का, बट अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हमको सामने बैठ के करवाना पड़ेगा आप लोगों को। तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करता रहो आप लोग जितना होता है, और जब हम लोग बैठेगा आराम से, ठीक है, उसके बाद में अपन जो है सम्स वाला पार्ट को थोड़ा सा वापस केटर कर लेगा, वापस देख लेगा अच्छे से बैठ के, ठीक है। तो इतना स्ट्रेस मत लो फालतू का कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट खुद की तरफ से प्रैक्टिस करता रहो। खुद की तरफ से एक बार ऐसा हो जाना चाहिए, आप सम्स प्रैक्टिस कर लिया, क्वेश्चंस देख लो, ठीक है, जितना हो सके क्वेश्चंस देख के खत्म करो, ताकि आगे जाके जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे साथ में बैठ के, तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, और बैठ के सिर्फ आपको सम्स प्रैक्टिस करना हो, कुछ नहीं है। नॉर्मल क्लास चल रहा है, अगर सोचो तुम लोग सब लोग है 10 जन को अगर सम्स प्रैक्टिस करना है, नॉर्मल क्लास भी अगर चल रहा है, पीछे बैठ के सम्स करो ना आराम से, क्या दिक्कत है? बहुत जन करता था पहले भी, पिछला वाला बैच लोग भी ऐसे करता था, कितना लोगों को खुद का पढ़ना पड़ता था, पीछे बैठ के लोग पढ़ता रहता था बैठ के, तो वो सब अपने लोग सब पॉसिबल है, कोई स्ट्रेस का बात नहीं है। तो अभी पैनिक कुछ करने का दरकार नहीं है आप लोग को, ठीक है, जैसे तो चल रहा है स्मूथली चलता रहेगा, कोई स्ट्रेस का बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। कूल, समझ में आया आप लोग को? इजी लग रहा है अभी तक ये चीज? और रिया वाला क्या था, रिया मनी इन बैंकिंग वाला पार्ट जो है वो कैसे करना, तो अगस्त में है ना? अगस्त तक तो हो जाएगा, अगस्त तक तो हो जाएगा, मैक्रो तो हो जाएगा। इंडियन इको वाला तो इतना चैप्टर्स कैसे करवाया, 6 चैप्टर दे दिया तुम लोग को। हाँ मजाक कर रहे हैं भैया लोग। भैया आप थोड़ा सा भी हेल्प नहीं करेगा? किस पे?